हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम द पंडित्स का लाइव मॉक 15 करने जा रहे हैं। इसमें हम जीएस का एनालिसिस करेंगे। जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि बहुत शानदार एनालिसिस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बैटल ऑफ बेदरा वॉज फाउट बिटवीन। बेदरा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी, द ब्रिटिश एंड द डच। ऑप्शन नंबर सी, द ब्रिटिश एंड द पोर्चुगीज। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द फ्रेंच एंड नवाब्स आर्मी। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं इससे रिलेटेड। सबसे पहले मैं बताता हूं भारत में यूरोपियन का आगमन सबसे पहले कौन आए थे। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, पी डी ई डी एफ। पी डी ई डी एफ। पी से सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे डच। पोर्तुगीज का सबसे पहला जो आया था वो आया था वास्को डी गामा 1498 में। तो डच के बाद कौन आए, डच के बाद आए इंग्लिश। इंग्लिश के बाद कौन आए, डैनिश। और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। कौन, फ्रांस से आए थे फ्रांसीसी। पोर्चुगीज आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे बाद में थे। 1961 में गोवा में एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन के तहत गोवा को आजाद कराया गया था। अब बात कर लेते हैं हम ब्रिटिश की सुप्रीमेसी की। जैसा कि भारत के अंदर ब्रिटिश और फ्रांस, डच, पोर्चुगीज इन सब में ट्रेड वॉर छिड़ी हुई थी। तो ब्रिटिशर्स ने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला है ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। तो ब्रिटिश एंड फ्रांसीसियों की लड़ाई ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू होती है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या था कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी हासिल करने के लिए यूरोप में जंग छिड़ गई। अब इस जंग में ब्रिटेन भी कूद गया। अब ब्रिटेन कब कूदा था, 1744 में। इसके चलते ये जो लड़ाई की आग है ये भारत तक भी पहुंची और भारत में पहला एंग्लो कार्नेटिक वॉर हुआ। और ये फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर हुआ कब था, ये शुरू हुआ था 1746 से और ये कब खत्म हुआ था, 1748 तक। ये जो फर्स्ट वॉर है, फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर है, जो फ्रांसीसी, फ्रांस का गवर्नर कौन था उस टाइम पे, उस टाइम पे फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हुई ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापिल। एक्स ला शापिल की संधि से फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर खत्म हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हुई, एंग्लो कार्नेटिक वॉर। और ये कब शुरू हुई, 1749 में शुरू हुई और कब तक चली, 53 तक चली। ये वॉर किस संधि से रुकी, तो इस वॉर के दौरान ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि से, जो कि 1754 में हुई थी। सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर खत्म और अगली थी थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर और इसी को ही बोलते हैं 7 ईयर वॉर। ये 7 साल तक चली थी। ये कब से कब तक, ये वॉर 1756 में शुरू हुई और ये 1763 तक चली और ये खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी, 1763 में। अच्छा, फ्रांसीसी एक बैटल से कमजोर हुए थे। एक बैटल थी बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश ये कब में हुई थी, ये बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हुई थी 1760 में। और इसी के बाद फ्रांसीसी कमजोर हो गए और सिमट के रह गए पौंडीचेरी, कराईकल, चंद्रपुर वाले रीजन तक। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो बेदरा का तो कहीं भी जिक्र नहीं है फ्रांसीसी और ब्रिटिशियर्स वॉर के बीच में, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द ब्रिटिश एंड डच। इसका आंसर बाद में करेंगे, पहले सी देख लेते हैं। द ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज। ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज के बीच में 1612 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली, जिसके चलते ही ब्रिटिशियर्स ने पोर्चुगीज को हरा दिया था और सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी और सुप्रीमेसी स्थापित कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी नहीं हो सकती, सी नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी, द फ्रांस एंड नवाब्स आर्मी। अच्छा, क्या हुआ जब
फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर चल रही थी, उस दौरान एक बैटल हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थॉम, या फिर इसे ही कहते हैं बैटल ऑफ अडियार। तो जब फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर हो रही थी उस टाइम पे कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। इसकी सेना ने ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया सेंट जॉर्ज फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट, जिसका बाद में नाम पड़ गया था मद्रास। यहां पर अनवरुद्दीन की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था महफूज खान, क्या नाम था उसका? महफूज खान। उसने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की पर वो इन्हें रोक नहीं पाया। और ये कहाँ हुआ था? ये अडियार रिवर पे हुआ था। तो ये अंग्रेज हैं, इन्होंने सेंट थॉम तक इन्हें घसीट दिया था। किसको? नवाब की आर्मी को। तो ये बैटल ऑफ सेंट थॉम, या इसे ही कहते हैं बैटल ऑफ अडियार, ये किस किस के बीच में हुई थी? अच्छा, इसका टाइम पीरियड मुझे बताना, ये हुई कब थी? 1740 समथिंग। अब ये देख लो आप, एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो फर्स्ट वाली है उसके टाइम पीरियड में हुई थी। तो ये कब में हुई होगी? इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर करना। तो ये वॉर किस किस के बीच में हुई थी? फ्रांसीसियो के बीच में और नवाब ऑफ आर्मी। तो ये बैटल ऑफ सेंट थॉम जो अडियार रिवर पे हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? ये फ्रांसीसी, फ्रेंच और नवाब की सेना के बीच में, नवाब आर्मी के बीच में हुई थी। जिसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी फ्रांसीसियो की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिशर्स और डच के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, 1759 में, जिसके बाद डच को उखाड़ फेंका था ब्रिटिशर्स ने और अपनी सुप्रीमेसी स्थापित की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी एम्ड एट बाइकॉटिंग ब्रिटिशर्स गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स? तो थोड़ा हम महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1869 में। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और इनकी माँ का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। करमचंद गांधी। और माता का नाम था इनका पुतली बाई। इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई लंदन से पूरी की और ये 1893 में कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। ये साउथ अफ्रीका गए तो 1 साल के लिए थे, पर वहां जो भेदभाव, जो रंग भेद की नीति थी, जो वहां पर रंग भेद फैला हुआ था, उसके खिलाफ लड़ते हुए ये कई साल साउथ अफ्रीका में रहे। और साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटल इंडियन कांग्रेस। ये वापस भारत कब आए? ये वापस आए भारत 9 जनवरी 1915 को। इस 9 जनवरी को ही कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती या नॉन वॉयलेंस डे। इसे ही इंटरनेशनल नॉन वॉयलेंस डे के रूप में मनाते हैं। भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया? भारत आने के बाद इन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। फिर 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में इनको इनवाइट किसने किया था? इनको इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। राजकुमार शुक्ला। ये किसके खिलाफ था? ये था 3 कटिया सिस्टम के खिलाफ। ये 3 कटिया सिस्टम क्या होता था? मान लो अगर 20 बीघा खेती है तो 3/20 पार्ट, मतलब 20 बीघा खेती है तो 3 बीघा खेती पर इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और इसकी वजह से फार्मर को क्या नुकसान था? तो इससे एक तो फार्मर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे, और जो फर्टाइल थी, जो जमीन की जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, वो भी खत्म हो जाती थी नील की खेती करने से। चंपारण सत्याग्रह के बाद इन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया। अब ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों थी? ये स्ट्राइक थी मिल के वर्कर्स के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या ऑनर है मिल के, उसके अगेंस्ट। ये क्यों? क्योंकि मिल के ऑनर थे, उन्होंने एक बोनस था प्लेग बोनस, उसको खत्म कर दिया था।
उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक थी। और ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, ये एक हंगर स्ट्राइक थी। इसके बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। अब ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, ये किस लिए था? ये खेड़ा सत्याग्रह फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फार्मर पर हाई टैक्सेशन लगा रखा था। तो इस हाई टैक्सेशन के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह किया था। अच्छा, ये जो सत्याग्रह है, इसकी क्रोनोलॉजी को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रख लेना। वो ट्रिक है केक, CAKE। C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और KE से खेड़ा। तो सबसे पहला हुआ था चंपारण का सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था। फिर 1919 में एक एक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। इसी को ही ब्लैक एक्ट भी कहते थे। इस ब्लैक एक्ट के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। इस आंदोलन के चलते दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। किसको? सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। इसके अगेंस्ट 13 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। कहां पर? जलियांवाला बाग में। और इस दिन बैसाखी भी थी, 13 अप्रैल 1919 को। तो जनरल डायर आया और उसने गोलियां चलवा दी। तो एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम था जलियांवाला बाग मैसेकर। ब्रिटिशर्स ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा था कि इसमें कोई 1650 या 1700 लोग मारे गए थे, लेकिन इस वाले कांड में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके लिए जो कमीशन बनाया था उसका नाम था हंटर कमीशन। उस कमीशन में भी ज्यादातर जो कमीशन के मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। इसके अगेंस्ट में भारत में आंदोलन शुरू हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी और एक मूवमेंट शुरू हो गया जिसका नाम था नो कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये नो कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1919 में। इस नो कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने वेस्टर्न गुड्स को त्यागने की बात कही थी और बहुत सारे लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुआ था? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था फरवरी 1922 को। फरवरी 1922 में हुआ क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में। इस चौरी चौरा इंसिडेंट के दौरान पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और काफी सारे पुलिसकर्मी जो थे वो जल के मर गए। और आप जैसा जानते हो कि गांधी जी अहिंसा के प्रचारक थे और वो हिंसा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिवोक कर दिया। फिर एक मूवमेंट और चलाया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चलाया था? 1930 में। और एक मूवमेंट और था, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोलते हैं अगस्त क्रांति। इसे अगस्त क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मूवमेंट अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के दौरान ग्वालियर टैंक पे अरुणा आसफ अली जी ने झंडा फहराया था और ऊषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत की थी। तो इन सभी का टाइम पीरियड मैंने बता दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अभी मैंने वैसे इस क्वेश्चन का आंसर इनडायरेक्टली कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूं। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स और प्रमोट इंडियन मीट प्रोडक्ट को इन्होंने ये मुहिम शुरू की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, कितनी महाजनपद थी? 16 महाजनपद थी। इनका जिक्र कहां कहां दिया गया है? इनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी दिया गया है और इसका जिक्र जैन टेक्स्ट में भी दिया हुआ है 16 महाजनपद का। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सूत पीटक, 3 पीटक है ना, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक। तो बुद्धिज्म के सूत पीटक के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है और जैन के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंगुत्तर निकाय में और जैन के भगवती सूत्र में।
अब इन 16 महाजनपद के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये महाजनपद से और उनकी कैपिटल है। तो अंग की कैपिटल है चंपा। मगध की थी राजगृह। वजी की कैपिटल वैशाली। मल्ल की कुशीनारा या पावा। काशी की कैपिटल थी वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशाला की श्रावस्ती, और कौशाला की एक और कैपिटल भी आती है तो वो है अयोध्या। कौन सी है कौशाला की? अयोध्या। अयोध्या आए ऑप्शन में या फिर श्रावस्ती आए तो इन दोनों में से आप कोई भी मार्क कर सकते हैं। अगला है वत्स की कैपिटल कौशाम्बी। अवंती है उज्जैन वाला पार्ट, तो अवंती की कैपिटल उज्जैनी या माहेशमती। गांधार, ये अफगानिस्तान वाले रीजन में गांधार, अब इसे कंधार बोलते हैं, तो गांधार की कैपिटल तक्षशिला। कंभोज की कैपिटल कंभोज, ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो उसकी कैपिटल राजपुरा। अशका है महाराष्ट्र तेलंगाना ये साउथ इंडिया वाले रीजन में अशका, इसे अशमाका भी बोलते हैं, तो इसकी कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठान या फिर पोटाना या पौदान्य। क्या कैपिटल है? पोटाना या पौदान्य, या प्रतिष्ठान पैठान भी आए तो अशका की कैपिटल होंगी। सुरसेना किसकी? कृष्ण भगवान की, तो ऐसे याद रख सकते हैं कृष्ण भगवान का मथुरा में, तो सुरसेना मथुरा। छेदी की कैपिटल सुक्तिमती। पांचाल अहिछत्र काम्पिल्य। मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। मत्स्य वेल मछली, मत्स्य मतलब मछली, वेल मछली कैसी होती है? विराट होती है, तो विराटनगर। तो सुरसेना मैंने पहले ही बता दिया। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कंबोज तो ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। वैशाली ये बिहार वाले रीजन में, ये भी नहीं हो सकता। वत्स ये राजस्थान वाले रीजन, ये शायद मेरे ख्याल से जयपुर वाला रीजन है, कंफर्म नहीं हूं, पर वत्स राजस्थान वाले रीजन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन सा? अशका, ये आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में था, ये वाली जनपद, जिसकी कैपिटल क्या थी? अशका की कैपिटल थी पैठान या फिर पोटाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द आदि ग्रंथ, द गुरु ग्रंथ साहिब, इट्स फर्स्ट रेंडिशन वाज कंपाइल्ड बाय। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इसका पहली व्याख्या किसके द्वारा संकलित किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, श्री गुरु अर्जन देव, या फिर डी गुरु गोविंद सिंह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उसमें पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। यही थे फाउंडर, किसके? सिखिज्म के फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। किस ईयर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1469 में। अगले हैं गुरु अंगद जी। इसको मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है। नारा लगाओ, नारा, एन से नानक जी, ए से अंगद, ए से अमरदास, आर से रामदास, ए से अर्जन देव। 5वें गुरु तो आपको याद ही होंगे। 5वें गुरु वे थे जिन्होंने खुसरो को शरण दी थी और जिससे गुस्सा होकर जहांगीर ने इनका असैसिनेशन करवा दिया था। किनका? गुरु अर्जन देव का। तो 5वें गुरु अर्जन देव। अब इन दोनों को याद कैसे रख सकते हैं? तो नानक जी ने अंग को त्याग दिया तब अमर हुए, तो ऐसे हम याद, ये 5 शुरू के तो याद हो गए नारा से। नारा लगाओ गोविंद हर किशन बहादुर जी का। नारा लगाओ गोविंद हर किशन बहादुर जी का। अब गोविंद से हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, हर से गुरु हर राय, किशन से गुरु हर किशन, बहादुर से गुरु तेग बहादुर, और जी से गुरु गोविंद जी। इससे आप 10 गुरु को याद रख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया गुरु नानक देव जी फाउंडर थे, ऐसे ही गुरु अंगद जी ने गुलरुखी जो स्क्रिप्ट है उसकी इन्वेंशन, उसकी खोज की थी गुरु अंगद जी ने। गुरु अमरदास जी ने लंगर शुरू करवाया था। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। तो अमृतसर शहर की खोज किसने की? गुरु रामदास जी ने। और गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था? गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को। आदि ग्रंथ को किसने कंपाइल किया था या किस गुरु ने कंपाइल किया था?
गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो आंसर आपको मिल गया होगा कि जो पहला व्याख्या थी गुरु ग्रंथ साहिब की, आदि ग्रंथ की, वो नानक जी ने नहीं की, ना हरगोविंद जी, ये थे गुरु अर्जन देव जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लावनी इज फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? लावनी ये बहुत फेमस डांस है। इसको फीमेल जो है ढोलकी, एक ढोलक होती है, उस पे परफॉर्म करते हैं, गाकर और डांस करके ये परफॉर्म किया जाता है। और ये परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। इसकी पिक्चर भी लगी होगी, दिखा देता हूं मैं आपको। ये है लावनी। ये कौन सा डांस है? लावनी। और किस में परफॉर्म किया जाता है? ये ढोलकी पर परफॉर्म किया जाता है। और ये दो फिगर हैं, इसमें ये पहला फिगर है, ये है गरबा। गरबा में आप जानते हो कि ये नवरात्रि पर परफॉर्म किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? नवरात्रि पर। कहाँ? गुजरात में। और ये ऐसे सर्कल्स में घूम घूम कर परफॉर्म किया जाता है। अब इनके हाथ खाली है, अगर इनके हाथ में दो छोटे छोटे डंडे दे दिए जाएं तो ये जो परफॉर्म करते हैं फिर इसको बोलते हैं डांडिया रास। तो गुजरात के जो डांस है, एक हो गया डांडिया रास, एक हो गया गरबा, और ये जो तीसरा है ये है टिप्पणी। इसमें ये जो डांस है कैसे परफॉर्म किया जाता है? इनके हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है, उसको जमीन पर मार कर और मतलब रिदम सी क्रिएट करते हैं, गाकर ऐसे परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस होली, दिवाली ऐसे मौकों पर परफॉर्म किया जाता है। तो कौन कौन से हो गए? डांडिया रास, नवरात्रि, टिप्पणी। ये कहाँ के हो गए? ये हो गए गुजरात के। मध्य प्रदेश के कौन कौन से? मध्य प्रदेश के हैं माछ, एम से मध्य प्रदेश, एम से माछ, एम से ही मटकी, मटकी में फूल पत्ती, फूल पत्ती, और अगला है भगोरिया। कौन सा डांस? भगोरिया। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। राजस्थान का एक डांस है घूमर, जो फीमेल के द्वारा किया जाता है। वो कौन सा डांस है? घूमर। अगला कौन सा है? कलबेलिया। कलबेलिया को परफॉर्म कौन करते हैं? सपेरा ट्राइब। और कौन सा डांस है? और है तेहरा ताली। तेहरा ताली। एक है तेरताली, तेरताली। ये तेरताली है मध्य प्रदेश का, तेरताली। इसमें देखो ना ब्रेक है और तेरताली है। लेकिन अगर तेहरा ताली है तो ये राजस्थान का डांस है। तो ये कुछ फेमस डांस कहाँ के हो गए? राजस्थान के। महाराष्ट्र के और कौन से हैं? पोवाड़ा हो गया, लेजिम हो गया, कोली हो गया, लावणी हो गया। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के फेमस फोक डांस है। तो इसका आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी? हेमिस त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस त्योहार वहीं मनाया जाता है जहां पर है हेमिस नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क है कहां पर? ये है लेह लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख। तो ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। अब एक एक करके मणिपुर के, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ फेमस फेस्टिवल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये फेस्टिवल बताने से पहले हेमिस फेस्टिवल की फोटो में दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरीके से मनाया जाता है लद्दाख में। और इस त्योहार में पद्म संभव जो कि फाउंडर थे तिब्बतन बुद्धिज्म के, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस फेस्टिवल में। बाकी मणिपुर में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है चंगई डियर, तो उसी के नाम पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है चंगई फेस्टिवल। एक फेस्टिवल है चाप चार कूट। अब ये चाप चार कूट फेस्टिवल क्या है? ये झूम कल्टीवेशन के लिए जो जंगल होते हैं उनको साफ किया जाता है। तो उस त्योहार को क्या बोलते हैं? ये मार्च में मनाया जाता है। तो ये त्योहार है चाप चार कूट। और कौन सा त्योहार है? एक है लाई हरोबा। लाई हरोबा फेस्टिवल को मनाती है मेटी ट्राइब। आप जैसा जानते होंगे कि एक कन्फ्लिक्ट है मेटी ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में मणिपुर के अंदर। तो इस वाले फेस्टिवल को, लाई हरोबा को, कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? मेटी ट्राइब। चंगई फेस्टिवल हो गया, चाप चार कूट, लाई हरोबा। एक फेस्टिवल और याद कर लो, चैरोबा फेस्टिवल। चैरोबा फेस्टिवल ये एक
न्यू ईयर फेस्टिवल है। ये मणिपुर का न्यू ईयर फेस्टिवल है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है? एक है लोसार, एक मैंने आपको पहले बता दिया हेमिस फेस्टिवल, एक है सिंधु दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु दर्शन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु दर्शन, लोसार, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। हेमिस, और एक है दोश मोचे। दोश मोचे ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन से हैं? शिकारा। शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है डल लेक पर। ये शिकारा जो बोट होती है उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और बोट रेस होती है। तो ये फेस्टिवल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बहु मेला। अगला है तुलिप फेस्टिवल और शिवरात्रि। शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, शिवरात्रि। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हो गए? शिकारा, बहुमेला, तुलिप और शिवरात्रि। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश का है हल्दा। हल्दा ये जो फेस्टिवल है ये लाहौल स्पीति वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में सिडार वुड होता है ना, उसको जलाया जाता है ताकि इविल स्पिरिट को भगाया जा सके, और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। अगला है डोंगरी फेयर। डोंगरी फेयर में महाभारत के एपिसोड दिखाए जाते हैं और हडिम्बा की पूजा की जाती है। डोंगरी फेयर हो गया। अगला है मिंजर। मिंजर मेला या मिंजर, ये भी कहाँ का है? ये भी हिमाचल प्रदेश का ही फेस्टिवल है। अगला है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा ये सारे कहाँ के हो गए? हिमाचल के। मैंने मणिपुर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सबके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स भी बता दिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन से मुझे एक चीज तुरंत याद आ गई, वो है भारत रत्न। पहली बार भारत रत्न कब दिए गए थे? किस ईयर में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 1954 में, और ये पहली बार 3 लोगों को दिए गए थे। 3 फेमस पर्सनैलिटी। उनका नाम क्या क्या था? उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। दूसरे थे सी राजगोपालाचारी, इन्हीं को राजा जी की उपाधि दी गई थी। और तीसरे थे सी वी रमन। इन तीनों को पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। ये रमन इफेक्ट सीवी रमन ने कब खोजा था? ये खोजा था 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल साइंस डे। भले ही सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये पहले नहीं थे। इनसे पहले 1913 में एक इंडियन पर्सनैलिटी जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी ये फोटो है, इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? इनकी एक लिटरेचर थी जिसका नाम था गीतांजलि, तो इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें ही नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि इन्होंने 1919 में त्याग दी थी। इन्होंने ही भारत के नेशनल एंथम जन मन गण को लिखा था, और इन्होंने ही बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, इसकी भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Who was famous for inventing power battery, one of first device to provide a reliable source of electricity in 1800? सबसे पहला ऑप्शन है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। यही थे, ये हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्होंने 1800 में, ये आप बैटरी सी देख रहे हो, इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। पावर बैटरी को सबसे पहले किसने खोजा था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। अब ये ऑप्शन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब ये लॉ क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। ये मान लो एक रॉड है, ये देखो साइंस म्यूजियम में रखा भी हुआ है। ये मतलब एक ऐसा डिवाइस बनाया हुआ है कि एक पाइप है, उससे कनेक्शन है एक बल्ब का। ये मान लो ये एक बल्ब है, तो इसमें जब मैग्नेट का मूवमेंट कराया जाता है, ये एक मैग्नेट है, जब ये एक मैग्नेट इसमें मूवमेंट करती है, इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है। किसमें बदलाव होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिसकी वजह से इसमें इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ के कारण ही इसमें एक इंड्यूस करंट बनता है, जिससे ये बल्ब जल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, उससे एक इंड्यूस करंट बनेगा, जिससे ये बल्ब जल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे ने। इन्होंने दिखाया था अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उससे इंड्यूस करंट बनता है। नेक्स्ट है गलवानी, लुइगी गलवानी। ये किस लिए फेमस है, 18th सेंचुरी में ये अपनी लैब में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो एक मेढक था उसकी टांगे उसको डाइसेक्ट करके रख रखा था, जब उन्होंने स्काल्पेल से इसकी टांग को छुआ तो ये ऐसे मूव करने लगी कि जैसे इसकी टांगे जिंदा है। तो उन्होंने पाया कि जो ये मेढक है, इसमें इसकी बॉडी में एक नेचुरल इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स पे काम कर रहा है। फिर ये अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे ले गए और इससे जो है इसकी टांगों से चार्ज को कनेक्ट कर दिया, और इसकी टांग में जो मेढक की टांग है इसमें चार्ज को फ्लो कराया, जिसकी वजह से ये जो टांगे थी ये मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद में ही बहुत सारी फेमस डिस्कवरी भी हुई। इसको कहा गया, एक टर्म आया बायो इलेक्ट्रिसिटी। क्या टर्म आया, बायो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है, इसने मॉडर्न साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे इसने बताया कि जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पे काम कर रहा है, और इसी की वजह से ही पेसमेकर और काफी सारे जो डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पे काम करते हैं, वो पॉसिबल हो पाए। तो लुई गलवानी जी ने क्या खोजा था, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी। नेक्स्ट है हेनरी बेकरेल। जैसे मैंने बताया ज्यादातर जितनी भी खोज हुई है ना, वो एक्सीडेंटली हुई है। जैसे गाल्वानी जी के साथ हुआ था, ऐसे ही हेनरी बेकरेल के साथ हुआ। हेनरी बेकरेल ने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को उन्होंने ऐसे कपड़े में लपेट दिया। ये एक प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, उसको पेपर में लपेट दिया, ब्लैक पेपर में, और इसे डाल दिया एक सॉल्ट में। वो सॉल्ट किसका था, वो यूरेनियम सॉल्ट था। वैसे ये खोज कर रहे थे फॉस्फोरस पे, ये सॉल्ट था यूरेनियम सॉल्ट, और इसमें क्या था, फॉस्फोरस था। ये देखना चाहते थे जब सनलाइट पड़ेगी इस सॉल्ट पर, तो उससे इस जो ये प्लेट है इस पे क्या असर पड़ता है, यूवी रेज इसको क्रॉस कर पाएंगी क्या, ब्लैक जो ये पेपर है इसको। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, उस दिन मौसम अच्छा नहीं था, तो इन्होंने ये जो अपना ये जो सिस्टम है, ये सॉल्ट वॉल्ट एक अपनी ड्रॉर में रख दिया। लेकिन बाहर जब निकाला तो ये पाया कि ये जो प्लेट थी ये काली पड़ गई। तो इन्होंने पाया कि देखो लाइट तो पड़ी नहीं है, फिर भी रेज निकल रही है, उस रेज की वजह से ये प्लेट जो है काली पड़ गई। क्यों पड़ गई, तब इन्होंने पाया कि ये कोई एलिमेंट है यूरेनियम, जो लगातार रेज निकाल रहा है। तो इन्होंने क्या खोजा था, इन्होंने एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट खोजा था, रेडियो एक्टिविटी खोजी थी। किसने, हेनरी बेकरेल ने। तभी जो रेडियो एक्टिव की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, बेकरेल होती है। और ऐसा कब किया था इन्होंने, 1896 में। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर है अलेजेंड्रो वोल्टा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, कैलकाटा में, लाहौर में, बॉम्बे में या कराची में। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में समझाता हूं। इंडस रिवर निकलती है भोकरचू ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, भोकरचू ग्लेशियर से। इसे तिब्बत में इंडस को बोला जाता है सिंगी खंबन। ये तिब्बत से पहले एंटर करती है भारत में, इसकी फिर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वैसे राइट से भी काफी सारी नदियां हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं इंडस को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लेफ्ट बैंक है। कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ब्यास ये इकलौती रिवर है जो पाकिस्तान में एंटर करती ही नहीं है। ये यहां पर कहा, हरी के बैरेज पर सतलज से मिल जाती है। झेलम कहां से निकल रही है? झेलम निकल रही है वेरीनाग, श्रीनगर वेरीनाग से निकलती है। चिनाब निकलती है चंद्रभागा से। कहां से? चंद्रभागा से। ये चिनाब रिवर ही है जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। और ये रावी और ब्यास, ये दोनों ही नदियां कहां से निकलती हैं? ये दोनों ही नदियां निकलती हैं रोहतांग पास से। कहां से निकलती हैं? रोहतांग पास से। ये सारी नदियां मिलती कहां हैं? ये सारी नदियां मिलती हैं इंडस से। ये मिलती हैं पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहां पर? पाकिस्तान के मिठानकोट में। अब जैसा कि आप यहां देख रहे हो, ये सारी नदियां लगभग भारत से निकल रही हैं, तिब्बत से निकल रही हैं और पाकिस्तान होकर जाती हैं। और पाकिस्तान के लिए ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम वाटर जो क्राइसिस है वो खत्म करती हैं ये सारी नदियां। तो इसके रिगार्डिंग एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, जो थी इंडस वाटर ट्रीटी। ये पास की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के हस्ताक्षर से। और इसको मीडिएट किसने किया था? इसको मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। और ये हस्ताक्षर हुए कहां थे? ये हस्ताक्षर हुए थे कराची में। इस ट्रीटी में लिखा क्या था? इस ट्रीटी में ये था, ये जो ऊपर वाली नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का पानी मैक्सिमम यूज करेगा पाकिस्तान। इसको भारत लिमिटेड यूज कर सकता है लेकिन इसको रोक नहीं सकता। ये था इस ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में। वहीं ये बाकी बची जो नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियां हैं। ये तीनों नदियां का मैक्सिमम पानी कौन यूज करता? इन तीनों नदियों का मैक्सिमम पानी भारत यूज करता। अच्छा, मैंने सतलज का बताया नहीं, ये निकलती है राकसताल ग्लेशियर से, राकसताल ग्लेशियर से। और ये भारत में एंटर कहां से करती है? ये शिपकिला पास से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है? शिपकिला पास। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। वैसे ला का मतलब पास ही होता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है कराची। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, ये कहां साइन हुई थी? कराची में। कलर चेंज कर लेता हूं, कराची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। अब यहां देखो आपको क्या पता है, उससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने टफ नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ऑप्शन पता है, उससे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा आप जानते हो कि या तो भारत की जो हाईएस्ट पीक है या तो वो है K2, लेकिन वो डिस्प्यूटेड जोन में है। तो कभी कभी इसको, कंचनजुंगा को ही भारत की हाईएस्ट पीक बता देते हैं। और ये कहां पर है? सिक्किम में। तो ए के साथ 3 होना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में 3 है? A3 ये दोनों नहीं हो सकते, ना ए हो सकता ना डी हो सकता। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगर मैं बी को एलिमिनेट कर पाया तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यहां देखिए, नंदा देवी कहां है? नंदा देवी आप जानते हो उत्तराखंड में। उत्तराखंड, काराकोरम रेंज में नहीं है, उत्तराखंड में। सिक्किम मैंने बता दिया, उत्तराखंड। यहां 2 ऑप्शन में उत्तराखंड है, लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। वो क्या है? सेकंड हाईएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? नंदा देवी है भारत की। पहली कंचनजुंगा है तो सेकंड कौन सी हो गई? नंदा देवी। तो बी किससे कनेक्ट करेगा? 4 से। ए की ऑप्शन में, सी में। ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बाकी आए या ना आए, मुझको आंसर मिल गया है। वैसे कामेट भी उत्तराखंड में, ये और साल्टोरो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। वैसे हमको आंसर मिल गया है। साल्टोरो कांगड़ी कहां पर है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज में? काराकोरम रेंज में। आप जानते हो ना ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज होती है? कलज से याद किया है, कलज। के से काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। तो काराकोरम रेंज में कौन सा है? साल्टोरो कांगड़ी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस
वुड यू एसोसिएट द रिंग ऑफ फायर? निम्नलिखित में से किस महासागर के साथ आप रिंग ऑफ फायर को जोड़ेंगे? उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। यहां आप देखिए ये एक वर्ल्ड मैप है और यहां पर ये जो रिंग बन रही है इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये देख रहे हो आप, ये रिंग ऑफ फायर। इसे रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वो क्षेत्र है, ये महासागर है। ये कौन सा ओशियन है? ये ओशन है पैसिफिक ओशियन। कौन सा महासागर है ये है पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, पैसिफिक ओशियन। अब ये जो इससे सटा ये जो लाल 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 रीजन है, ये इसे रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? ये वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनो एक्टिविटी होती है और जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है सबडक्शन जोन। यहां पर एक जोन क्रिएट होता है जिसे कहते हैं सबडक्शन जोन। अब ये सबडक्शन जोन है क्या, इसको समझते हैं। आप सब ये जानते हैं ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये सभी क्या है? प्लेट्स हैं। जैसे कि ये वाली कौन सी है? ये पैसिफिक प्लेट हो गई। कौन सी प्लेट हो गई? पैसिफिक प्लेट। ये वाला हिस्सा कौन सा है? यूरेशिया। यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसे, यूरेशियन प्लेट्स बोलते हैं। यहां ये वाला हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये साउथ अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई और यहां पर ये न्यूजीलैंड हो गया। तो क्या है, ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये कोई सी भी प्लेट, या साउथ अमेरिकन ले लो या नॉर्थ अमेरिकन यूरेशियन ले लो, उसके नीचे की तरफ ऐसे धंसती हुई जा रही है। कौन सी प्लेट? ये आपकी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है किसके नीचे? या तो यूरेशियन के नीचे, या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे, या साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये वाली जो प्लेट होती है, जो नीचे जा रही होती है, नीचे की तरफ लावा है और ये मेल्ट हो जाती है और इसी के कारण ही वॉल्केनोज आते हैं और आपकी अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती है। इसीलिए इस पूरे जोन को क्या कहा जाता है? इस पूरे जोन को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। तो आपको आंसर मिल गया होगा, इससे जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशियन के आसपास का एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। अच्छा, बड़े से लेकर छोटे क्रम में ओशियंस को अरेंज करें तो कैसे अरेंज करेंगे? एक ट्रिक है, पैसा। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर उसके बाद है सदर्न ओशियन और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे छोटा आर्कटिक, पैसा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज द एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन इंडिया? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी गोवा या फिर डी पुडुचेरी। इसको मैं जरा एक फिगर बना के समझाता हूं जरा सा। मान लो ये नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का, फिर यहां पर वो आ जाता है श्रीलंका। यहां पर आप जानते हो छोटे 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 आइलैंड्स हैं। ये कौन से आइलैंड है? अंडमान आइलैंड है और निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान आइलैंड के पास में ही एक आइलैंड है जिसे कहते हैं बेरन आइलैंड। बेरन आइलैंड पर ही इंडिया का, बल्कि पूरे साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। तो इंडिया का ओनली इकलौता एक एक्टिव वॉल्केनो कहां पर है? बेरन आइलैंड में। और ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार। अब बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट और जो वॉल्केनोज हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो कौन सा है? ओजस डेल साल्वाडोर। ओजस डेल साल्वाडोर कहां पर है? यह है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में। कौन सा है? ओजस डेल साल्वाडोर। और कौन कौन से हैं? कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में, माउंट एटना, वेसुवियस, ये कहां पर है? ये इटली वाले रीजन में यहां पर है। और आपका जापान में माउंट फ्यूजियामा है।
और माउंट स्ट्रोम्बोली भी आपका इटली में है। और माउंट स्ट्रोम्बोली को ही क्या कहा जाता है? माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको ही कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और इंडोनेशिया में कौन सा वॉल्केनो है? ये रहा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है क्रकाटाओ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस सेक्स वर्कर एज प्रोफेशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्क को एक पैसे के रूप में मान्यता दी थी? एक एक करके हम ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। आर्टिकल 140, ये मैंने आपको बताया था, इसमें क्या आता है? एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पावर कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट। ये एक तरीके से सपोर्टिव पावर है ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिडिक्शन में रहकर अच्छे से काम कर पाए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर किया गया है वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, और वो कोर्ट जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अब ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट इंडिया के बाहर है उन पर भी बाउंड होगा, ऐसा नहीं है। जो कोर्ट इंडिया की टेरिटरी के अंदर है वो लॉ सब पर बाउंड करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को पावर मिली है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है, लेकिन वो जो कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। वो प्रेसिडेंट की अपनी पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अब बचता है आर्टिकल 142, यही इसका आंसर है। आर्टिकल 142 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 142 में है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट हैज अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस की व्याख्या कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 142। यही सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन मान्यता दी है। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 142। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज की बात करना है ना कि रूरल एरियाज की, आर नॉन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, पंचायत समिति, म्युनिसिपैलिटीज या फिर जिला परिषद। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके जो ऑप्शन है बहुत ही लेम है, ना काउंसिल ऑफ स्टेट, ना पंचायत समिति हो सकता है, ना जिला परिषद, एक ही ऑप्शन है म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा, जरा इसको समझने से पहले एक स्ट्रक्चर हम समझते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसे 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। कैसे? सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर है आपकी लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट भी टीयर्स में डिवाइडेड है। जरा मैं आपको इधर समझाता हूं। पहले मैं बात कर लेता हूं रूरल लोकल गवर्नमेंट की। रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसमें आपकी पंचायत आती है। पंचायत कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? पंचायत जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 से। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 11 में। अब इसमें क्या है कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है या जो पंचायत है वो 3 टीयर में है, जिसमें पहला टीयर है आपका ग्राम पंचायत, और ये कौन से लेवल पर है? ये आपका है विलेज लेवल पर। फिर सेकंड है इंटरमीडिएट या फिर ब्लॉक लेवल। इसमें क्या होता है, कुछ विलेज मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं, और फिर ये सारी समितियां मिलकर क्या बनाती हैं? जिला परिषद। और ये जिला परिषद जो है कौन से लेवल पर होता है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये है 3 टीयर पंचायती सिस्टम या 3 टीयर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रूरल एरियाज के अंदर। लेकिन क्या होता है, जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम होती है
वहां पर ये पंचायत समिति नहीं होती या फिर ये ब्लॉक लेवल नहीं होता, तब ये कौन सी गवर्नमेंट हो जाती है? 2 टियर गवर्नमेंट हो जाती है। और वहीं अर्बन में भी 3 टियर सिस्टम होता है लोकल गवर्नेंस का, जिसमें पहला टियर होता है नगर पंचायत। अब ये नगर पंचायत कौन सी होती है? जो रूरल एरियाज या थोड़े डेवलपिंग एरियाज जो ट्रांजिशनल फेज में, कौन से फेज में है? ट्रांजिशनल फेज में है, जो रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं। तो उस लोकल गवर्नमेंट को गवर्न कौन करती है? नगर पंचायत। नेक्स्ट ईयर है जब पॉपुलेशन 1 लाख से प्लस हो जाए, तो यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको गवर्न कौन करती है? नगर पालिका। कौन गवर्न करती है? नगर पालिका। वहीं जब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाए अर्बन की, तो वहां पर कौन सी होती है? जो 3 टियर गवर्नेंस होती है वो होती है नगर निगम। और ये अर्बन में जो गवर्नेंस कौन करती है? म्युनिसिपैलिटीज। ये मैंने आपको अर्बन में म्युनिसिपैलिटीज का गवर्निंग सिस्टम समझाया, 3 टियर गवर्निंग सिस्टम। तो आपको इस क्वेश्चन से काफी लर्निंग मिली होगी। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर था म्युनिसिपैलिटीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द वर्टिब्रे आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इन ह्यूमंस? कशेरुक मनुष्यों में निम्नलिखित शरीर प्रणालियों में से किसका एक हिस्सा है? किडनी का, लंग्स का, स्पाइनल कॉर्ड का या हार्ट का? ना किडनी का है, ना लंग्स का है, ना हार्ट का, यह है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखने के लिए ये एक सिस्टम होता है, रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रेट बोलते हैं। ये क्या काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखता है। और एक और भी काम है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट। अब यहां आप एक फिगर देख सकते हैं, ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। इसे ही हम कहते हैं वर्टिब्रेट। और ये जो है ये वर्टिब्रेट कॉलम्स हैं। और यहां आप देख सकते हैं ये पूरी एक हड्डी नहीं है, ये कॉलम्स है, ये छोटे छोटे कॉलम्स हैं। तभी आप ऐसे आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होती तो आप हमेशा सिर्फ ऐसे सीधी पोजीशन में रहते, कभी ना आप झुक सकते थे, ना मूवमेंट, बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब यहां आप एक एक करके इनको समझते हैं। ये जो ऊपर की ये जो 7 कॉलम्स हैं, इनको बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। वहीं नीचे की 12 वर्टिब्रेज को क्या बोला जाता है? थोरैसिस। और बाकी बची ये जो नीचे की 5 हैं, इन्हें बोला जाता है लंबर वर्टिब्रेट। 5 लंबर वर्टिब्रेट। आपने देखा होगा डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और झुका नहीं जाता, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, वो ज्यादातर इस वाले रीजन में होती है। कौन सा? लंबर वर्टिब्रे वाले रीजन में। तो 5 वर्टिब्रे हो गई ये आपकी किसमें? लंबर वाले रीजन में। 12 हो गई थोरैसिस में। 7 आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रेट हो गई। और नीचे ये वाला हिस्सा देख लो, ये फ्यूज्ड सा दिख रहा है, ये नीचे की तरफ आपकी टेल बोन है, इसे बोला जाता है 5 फ्यूज सैक्रल वर्टिब्रे। और पहली बोन जिस पे आपकी खोपड़ी टिकी है उसे बोला जाता है एटलस बोन। क्या बोला जाता है? एटलस बोन। ये मैंने आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में समझाया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट। तो इस साइड डिजीज दी है और इसको डायग्नोस करने के लिए इस साइड टेस्ट दे रखे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एड्स को कैसे टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। और आपको पता है कि ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है इजी होते हैं। एक ऑप्शन कई बार ऐसा होता है, एक का आंसर पता है तो आपको आंसर मिल जाता है। A1 से कनेक्ट है, A1 2 ये दो नहीं होंगे, C और D एलिमिनेट हो गए, बचा ऑप्शन B एंड A। सेकंड देखते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? वो होता है वाइडल। अब यहाँ ये 3rd में भी वाइडल है, 4 में भी वाइडल है। ट्यूबरक्लोसिस एंड कालाजार। कालाजार के लिए वाइडल टेस्ट नहीं होता है, कालाजार के लिए होता है K39 टेस्ट। यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कालाजार के लिए कौन सा टेस्ट होता है? K39। तो बी का जो ऑप्शन होगा वो या तो 3 या 4 होगा। इसको थोड़ा सा ये जो है कंफ्यूजिंग हो गया। दूसरा देख लेते हैं सी। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है आपका वॉशरमैन टेस्ट। अब देखो सी से कौन सा ऑप्शन कनेक्ट होता है? C4 C2। तो ये तो नहीं हो सकता 4 वाला,
तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A1 एड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार पूछा जाता है। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, किसकी ये जो टेस्ट है एलिसा टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। वहीं एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किससे होती है? ये एक वायरस से होती है, रेट्रोवायरस से। टाइफॉइड किससे होता है? टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफेई से। सैल्मोनेला टाइफेई। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस। और कालाजार, कालाजार प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटोजोआन डिजीज है, किससे होती है? ये होती है लिस्मानिया डोनोवानी। लिस्मानिया डोनोवानी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द। किस निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? ये असल में नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछी है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल। ये नेशनल इनकम थोड़ी होगा। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल, ये क्या होता है? ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेशनल्स के द्वारा जो वैल्यू गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तो हमें क्या मिल जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये तो नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन मेथड से नेशनल इनकम निकालना, तो इसमें तो आपका एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। देखो यहां पर्सनल इनकम इंडिविजुअल्स की बात की गई है। अब फर्म्स की भी इनकम होती है, इंडस्ट्रीज की भी इनकम होती है, वो भी तो इंक्लूड होती है ना कंट्री की नेशनल इनकम में। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा एक ऑप्शन, वही इसका आंसर है। असल में नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन MICR? ये MICR कोड कहां होता है? ये कोड होता है चेक पर। ये कितनी डिजिट का होता है? ये 9 डिजिट का कोड होता है। जरा मैं आपको चेक दिखाता हूं और फिर इसका आंसर करते हैं। ये आप ये देख रहे हो, ये होता है MICR कोड। और कितनी डिजिट का होता है? ये आपका होता है 9 डिजिट का। इसकी जो शुरुआती 3 डिजिट है ये दिखाती है सिटी कोड को। किसको डिनोट करती है? सिटी कोड को। वहीं इसकी अगली 3 डिजिट किसको डिनोट करती हैं? इसकी अगली 3 डिजिट डिनोट करती हैं बैंक कोड को। किसको? बैंक कोड। और इसकी लास्ट 3 डिजिट किसको डिनोट करते हैं? इसकी लास्ट डिजिट ब्रांच को डिनोट करती हैं, ब्रांच कोड को। तो मैंने आपको बता दिया ये वाला जो कोड होता है 9 डिजिट का होता है, इसे MICR कोड बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो M फॉर न मॉनेटरी, न मिक्स्ड, न म्यूचुअल, मैग्नेटिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो इंक होती है ना मैग्नेट की होती है, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। ये जो चेक है उसको समझने के लिए थोड़ा इजी बना देती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ C6H6? C6H6 का सामान्य नाम क्या है? मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, एसीटोन या बेंजीन? इसका आंसर करने से पहले मैं आपको जरा हाइड्रोकार्बन समझाता हूं। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। किस किस के? कार्बन के और हाइड्रोजन के। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, जिन्हें हम कहते हैं संतृप्त। सैचुरेटेड को हम कहते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्केन्स। एल्केन्स किसे कहा जाता है? जिन मॉलिक्यूल्स में, कार्बन के मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। वहीं अनसैचुरेटेड में आपके आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किन्हें बोला जाता है? जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें कहा जाता है एल्कीन, और जिन हाइड्रोकार्बन्स के बीच में या कार्बन्स के मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे बोला जाता है एल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। वहीं एल्केन में क्या होता है? एल्केन में देखो, ये जब एक बॉन्ड जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड जब आता है तो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड कम हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n। ये जो 2 थे, ये 2 बॉन्ड है, ये कम हो गए। अब ये जब एक और दोबारा से थर्ड बॉन्ड जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो अगला क्या फॉर्मूला होगा? CnH2n-2, क्योंकि यहाँ 2n है डबल बॉन्ड में, इसमें 2 बॉन्ड और कम हो जाते हैं, तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जरा मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर समझाता हूं। जब एक कार्बन होता है उसे बोलते हैं मिथ। सिंगल कार्बन एटम होता है तो उसे बोलते हैं मिथ। और इससे जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है कैसे होता है? ये कार्बन है, कार्बन की जो मॉलिक्यूल जो वैलेंसी होती है 4 होती है, तो इससे 4 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे ये होती है इसका केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ही जहां 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 कार्बन होंगे तो डेका। अब देखो, अगर ये एन 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 लगा है, मतलब कि ये सारे कौन से हैं? सैचुरेटेड, एल्केन है। एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से मीथेन हो गया। यहीं अगर 2 हाइड्रोजन कम कर दिए जाते, पहली बात मीथेन जैसा कुछ नहीं होता है, 2 कार्बन अटैच होते हैं, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो इथीन बन जाता है। तो C2H4 वो हो जाएगा इथीन, और 2 कम कर दो इथाइन। ऐसे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटेन, पेंटाइन, ऐसे करके ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर होता है। अब यहां पर आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्केन है, एल्केन में एन आता है। वहीं अगर CHO ग्रुप जुड़ जाए, देखो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इन्हें बोलते हैं एल्डिहाइड्स। और इसका जो नॉमेनक्लेचर है कैसे होता है? इसमें जैसे अल लग जाता है, जैसे मिथेनल, अगर ऐसा हो जाएगा तो मिथेनल, इथेनल, ऐसे। वहीं यहां पर CO और C, इधर देखो यहां ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर जब सिंगल O का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो इन्हें बोलते हैं कीटोन ग्रुप। और इसे हम कैसे बोलते हैं? एन से नहीं, इसे ओन से। यहां पर गलत लिखा हुआ है, यहां एन नहीं है, इसे किससे डिनोट करते हैं? ओन से। जैसे एसीटोन। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? और है आपका COOH। COOH जिससे अटैच होता है इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। और ये कैसा साउंड करता है? लास्ट में ओइक एसिड, ओइक एसिड जुड़ता है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, यहां से हम समझते हैं। ये आपका अल्कोहल ग्रुप है। मान लो अगर एक हाइड्रोजन हट जाए और OH जुड़ जाए तो ये ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप बनता है वो ऑल। ये क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। तो अगर मैं इसका एक तरीके से फॉर्मूला बताऊं तो इसका मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। मतलब 3 साइड पर तो हाइड्रोजन अटैच हैं, लेकिन एक जगह हाइड्रोजन हटके वहां पर OH जुड़ गया, इसीलिए इसे मिथ। एक कार्बन मॉलिक्यूल है तो मिथ, एन सिंगल बॉन्ड है, मिथेन, और OH जुड़ने की वजह से ऑल, मिथेनॉल। ऐसे ही एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, इथ मतलब 2 कार्बन है। अब पहले मैं एक बार इथेन बना लेता हूं। इथेन में क्या होता है? सब जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहां क्या है? ओइक एसिड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, जिसमें एक पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा होगा। ऑक्सीजन ग्रुप जहां जब डबल बॉन्ड आता है,
जुड़ता है तो एक बॉन्ड अपने आप में कम हो जाता है, तो ये वाला तो कम हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ गया और डबल बॉन्ड होने की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम होकर ऑक्सीजन आ गया और इस वाले ग्रुप पर OH जुड़ा होता है। तो ये पूरा ग्रुप कौन सा होता है? COOH ग्रुप। और इस वाले ग्रुप पे तीनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं? CH3COOH। ये आपका क्या हो गया? इथेनोइक एसिड हो गया और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। वहीं एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। अब प्रोप मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसमें ओन कौन सा? कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है, मतलब एक पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा। अब ये फॉर्मूला आप मुझे बनाकर दिखाना। तो देखो यहां पर भी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये है, बचा एक ही ऑप्शन, बेंजीन। बेंजीन कैसी होती है? देखो ऐसी होती है, साइक्लिक होती है। ये किसका फिगर है? ये बेंजीन का है। तो बेंजीन में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद रेफरेंस टू मेटल्स एंड देयर ओर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? धातुओं और उनके अयस्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक एक करके हम देखते हैं। कोबाल्ट का ये जो ओर है स्मेलाइट, स्मेलाइट ओर में क्या क्या होता है? स्मेलाइट ओर में होता है कोबाल्ट, आर्सेनिक और सल्फर। कोबाल्ट, आर्सेनिक और सल्फर के मिनरल होते हैं स्मेलाइट में। तो कोबाल्ट का है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी है? एल्युमिनियम की एक इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम है बॉक्साइट, दूसरी है कोरंडम और तीसरी है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट है। अभी अयस्क होती कैसे, इसका कंपोजिशन क्या है? कोरंडम में होता है Al2O3, लेकिन अगर इस Al2O3 में अगर हम पानी मिला दें, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, तो बन जाती है बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। तो बॉक्साइट क्या होती है? बॉक्साइट का केमिकल कंपोजिशन क्या है? Al2O3 2H2O। वहीं कोरंडम का केमिकल कंपोजिशन क्या है? Al2O3। क्रायोलाइट में किस किस का कंपोजिशन होता है? क्रायोलाइट का केमिकल कंपोजिशन है Na3Alf6, जिसमें सोडियम है, एल्युमिनियम है और आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल हैं, सोडियम के 3 और एल्यूमिनियम का 1 मॉलिक्यूल है। अगला है गोल्ड। गोल्ड का कैल्वेराइट, कैल्वेराइट का कंपोजिशन कैसे होता है? AuTe2, जिसमें Au क्या है? गोल्ड है, Te आपका टेल्यूरियम है। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते, बचा एक ही ऑप्शन। मरकरी की जो और होती है उसका नाम होता है सिनेबार, सिनेबार, जिसका कंपोजिशन क्या होता है? HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। जबकि ग्रीनोकाइट जो और है वो है कैडमियम की। किसकी है? कैडमियम की, जिसका कंपोजिशन है CdS, कैडमियम सल्फाइड। तो आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 20 का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम होता है? इक्वेटर पे, पोल्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको पृथ्वी की शेप दिखाता हूं। पृथ्वी की शेप कुछ ऐसी दिखती है। आप हमेशा सोचते हो कि पृथ्वी गोल है या कैसी है, तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती है। जहां पर ये जो इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे बल्जेस होते हैं और यहां पोल पर थोड़ी चपटी होती है। तो जो ये रेडियस होता है अर्थ का, वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है, बल्कि पोल पे जो रेडियस होता है वो कम होता है। मान लो पोल का रेडियस है RP और इक्वेटर का रेडियस है RE, तो RP कम होता है किससे? RE से, इक्वेटर के रेडियस से। पहले ये बात आप जान लीजिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये चीजें आपको आगे समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं न्यूटन का एक लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ मोशन नहीं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो जो बॉडीज हैं उन दोनों की बीच की दूरी जो कि होती है R, उसके स्क्वायर के। तो इस लॉ को यहां पर रख के देखते हैं। मान लो एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पोल पर और वहीं एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर इक्वेटर पर। आप जानते हो कि पृथ्वी के मुकाबले में एक इंसान का वजन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये तो कुछ रहेगा नहीं, यही रहेगा एक जो अर्थ है उसका मास रहेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी यही निकल आती है, रेडियस ये वाली। तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस यानी दूरी अगर ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम होगी, अगर दूरी कम होगी तो ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो यहां पोल पे क्या होता है, दूरी कम है तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। कैसा लगेगा, ज्यादा। दूरी कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। तो आंसर आपको मिल गया होगा। कहां पर ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे, ना कि इक्वेटर पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काजिन 2024 is the dash joint military exercise held in औली उत्तराखंड। अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण डैश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया था। ये इतना इजी है ना, हद से ज्यादा। IND से हो गया इंडिया और KAZ से हो गया कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। बाकी और हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको बता देते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो होती है शक्ति। वहीं जो एयर के बीच में होती है, जो एयर फोर्सेस के बीच में होती है, वो होती है तरंग शक्ति। तो शक्ति और तरंग शक्ति से क्या याद रहेगा, इंडिया और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज। इंडिया और यूके के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अजय वॉरियर, और जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कोंकण, और जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंद्रधनुष। तो हमको कजाकिस्तान की पता लग गई, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज पता लग गई, और यूके यानी ब्रिटेन के साथ पता लग गई। नेक्स्ट है इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जानना बहुत ही इजी है, जिसमें भी डेजर्ट लगा है। देखो वैसे सारी डेजर्ट लगे जरूरी नहीं है कि वो इंडिया और यूएई की है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर यूएई के साथ ही। जैसे डेजर्ट ईगल हो गया, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट साइक्लोन, ये सारी एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है, यूएई के साथ। वैसे इसका आंसर आपको मिल गया है इंडिया कजाकिस्तान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निदान पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय। निदान पोर्टल ये ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। अब इस पोर्टल पे क्या होगा, इस पोर्टल में जितने भी ड्रग से रिलेटेड जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका ब्यौरा रखा जाएगा इस पोर्टल पे। तो ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया था या किसके द्वारा लॉन्च किया था, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 69वें सेशन के अध्यक्ष कौन है। पीटर थॉम्सन, ये तो पूर्व अध्यक्ष रहे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका आंसर है फिलेमन यांग। ये आप यहां पर फोटो देख सकते हैं, ये है फिलेमन यांग। ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो अब UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। ये जो यूनाइटेड नेशन है जिसमें 7 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के मेजर्स, उनमें से एक है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसे बनाया कब गया था, 1945 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लाडला भाई योजना इज अ वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय। लाडला भाई योजना किसके द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। ये जो योजना है ये प्रभावित हुई है लाडली बहन से, और ये लाडली बहन योजना कहाँ की है, ये लाडली बहन योजना है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी लाडली बहन योजना। पर इसका आंसर मध्य प्रदेश नहीं है, ये लाडला भाई योजना ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। इस योजना के तहत जो युवा हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है कि जो एज है वो 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, 12th पास या कोई डिप्लोमा डिग्री या ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाडला भाई योजना की। किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र ने।
तो यहाँ 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। बड़ा ही बेहतरीन एनालिसिस रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना और वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट इतना एनालिसिस है ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा और इससे थोड़ा चैनल को रीच मिलेगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।